हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए, आज का हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है बिजनेस इकोनॉमिक्स में स्नोव इफेक्ट। आपने सुना होगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। वेट ए मिनट। बैग में स्नोव इफेक्ट क्या दिया करके देखिए। स्नोव इफेक्ट इट इज ए फिनोमिना डिस्क्राइबिंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्रॉस मैचिंग में एक क्वेश्चन आया था कि स्नोव इफेक्ट क्या होता है, बैंडवैगन इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग देखिए। तो स्नोव इफेक्ट क्या है? इट इज़ ए फिनोमिना डिस्क्राइबिंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स एज ए सिचुएशन वेयर डिमांड फॉर ए सर्टेन गुड्स, मतलब किसी एक गुड्स की जो डिमांड है उसके बारे में बाय इंडिविजुअल ऑन ए हायर इनकम लेवल, मतलब कि हाई इनकम लेवल ग्रुप उसी गुड्स की डिमांड अलग करता है, लो इनकम लेवल उस गुड्स की डिमांड अलग करता है। कि एक सर्टेन गुड्स की जो डिमांड होती है हाई इनकम ग्रुप के लिए अलग होती है, लो इनकम ग्रुप के लिए अलग होती है। ठीक है, तो द स्नोव इफेक्ट कॉन्ट्रास्ट मोस्ट अदर माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल इन दैट द डिमांड करो कैन हैव द पॉजिटिव स्लोप रेदर देन द टिपिकली नेगेटिव स्लोप। नॉर्मल गुड्स के केस में नॉर्मली डिमांड करो होता है डाउनवर्ड स्लोप होता है, लेकिन स्नोव इफेक्ट के केस में कैसा होता है सर? अपवर्ड होता है। क्या होता है? अपवर्ड। देखिए, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे बनेगा स्नोव इफेक्ट के केस में। ठीक है, तो सर ये अपवर्ड तो एक्सेप्शन ऑफ लो ऑफ डिमांड में भी बनाते थे हम। बिल्कुल सही बात है। जैसे आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स, इसका एग्जांपल लगा सकते हैं आप। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, या फिर इसको वेबलन गुड्स, इसका एग्जांपल लिख सकते हैं आप। ठीक है, या इसको है ना रिवर्स बैंडवैगन इफेक्ट भी बोलते हैं। रिवर्स बैंडवैगन इफेक्ट, ये क्या होता है बैंडवैगन इफेक्ट? इससे अगला ही टॉपिक है तो वो पढ़ेंगे तो बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर पढ़ना है आपको। स्नोव इफेक्ट किसको बोलते हैं समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट वन क्या दे रखा है? हाँ जी, ये स्नोव इफेक्ट दिस इज ए सिचुएशन ड्राइव बाय द डिजायर टू ओन अनयूजुअल एक्सपेंसिव या यूनिक मेथड दे रखा है। क्या दे रखा है? अनयूजुअल, एक्सपेंसिव और ये यूनिक मेथड है। फॉर एग्जाम्पल फॉर द कंज्यूमर हु वांट टू यूज एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट, मतलब कोई एक विचित्र तरह की, जिसको बोलते हैं ना वेबलन गुड्स, वो यूज करना चाहता है, तो प्राइस इज ए क्वालिटी। तो उसका जितना ज़्यादा प्राइस ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी क्वालिटी जो है बेटर मानी जाएगी। दीज गुड्स यूजुअली हैव ए हाई इकोनॉमिक वैल्यू होती हैं बट लो प्रैक्टिकल वैल्यू। द लेस ऑफ द आइटम अवेलेबल हायर द स्नोव इफेक्ट, मतलब अगर कोई रेयर चीज़ है तो उसको ज़्यादा प्राइस पे उसके लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, इसलिए इसका जो स्लोप जो है डिमांड करो का अपवर्ड बनता है। एग्जाम्पल ऑफ सच गुड्स आर द जनरल स्लोप वैल्यू आर द रेयर, मतलब जो विचित्र तरह की चीज़ें हैं। वर्क, जैसे रेयर वर्क में क्या हो सकता है? लाइक रेयर वर्क फॉर द आर्ट, मतलब किसी ने चित्रकारी की है, जैसे कि पिकासो की पेंटिंग आप बोल सकते हो। डिज़ाइनर क्लॉथ हो गए, ठीक है, स्पोर्ट्स कार हो गई, तो इनके प्राइस जितना ज़्यादा होगी इनकी डिमांड भी उतनी ज़्यादा ही होगी। इन दिस केस ऑल दिस केसेस वन कैन डिबेट की जा सकती है वेदर दे मीट द स्नो वैल्यू क्राइटेरियन और नॉट, विच इज इट सेल्फ में भी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वेरी होता है। कि एक ही गुड्स, याद रखना, एक ही गुड्स की डिमांड हाई इनकम ग्रुप अलग करता है, लो इनकम ग्रुप अलग करता है। ए पर्सन में रीजनेबली क्लेम टू परचेज ए डिजाइनर गारमेंट बिकॉज ए सर्टेन ट्रेडिंग टेक्निक या लॉन्गलिटी या फिर फाइबर। यहाँ तक इसको आपको याद करना है, बस यही था इसका। एक्सेप्शनल में आप इसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, जो ये पैराग्राफ दिया गया है इसको आप छोड़ भी सकते हो, मतलब कहने का मतलब जो इसमें दे रखा सारा का सारा हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वन आता है जी बैंडवैगन इफेक्ट। भेड़ चाल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? भेड़ चाल। बैंडवैगन इफेक्ट क्या को दिया गया है? बैंडवैगन इफेक्ट इज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब द टेंडेंसी फॉर द पीपल टू अडोप्ट सर्टेन बिहेवियर, मतलब एक ही तरह का कोई बिहेवियर पैटर्न फॉलो करते आ रहे थे उसी को। लाइक मान लिया कि एडवर्टाइजमेंट करवा के किसी भी प्रोड्यूसर ने या फिर उसकी पब्लिसिटी को स्टंट हो गया, तो अगर कोई पर्टिकुलर मान लिया सपोज करो कोई बुक है उसको बाय करें, तो सभी बाय करें तो उसी का हम बाय करें, तो इनका जो फैशन चला हुआ है ना वो बैंडवैगन इफेक्ट का कारण कहलाता है।
तो बैंडवैगन इफेक्ट इज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब द टेंडेंसी फॉर द पीपल टू अडोप्ट द सर्टेन बिहेवियर, कि सभी लोग एक ही तरह का बिहेवियर अडोप्ट करते हैं, स्टाइल करते हैं, एक ही तरह का स्टाइल अपनाते हैं या एटीट्यूड अपनाते हैं, तो वो आज के अंदर आ जाता है। ठीक है ना, समझ गए ना। बैंडवैगन जैसे बेड़ चाल नहीं बोलते, एक बेड़ कुएं के अंदर गिर गई तो सभी बेड़े गिरेगी, सेम डिट्टो वही है। अगर एक लोग किसी चीज़ को पसंद करने लगे तो वही पसंद करते हैं। ठीक है, ये आपका बैंडवैगन इफेक्ट में आ जाएगा। इसके अलावा लास्ट वन दिया गया, इसमें देखिए लास्ट में क्या दे रखा है, द फिनोमिनम ऑफ इज ऑब्जर्व द वेरियस फील्ड। कहाँ कहाँ इसका यूज किया जा सकता है बैंडवैगन का? इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स साइंस में, मेडिसिन में, साइकोलॉजी में, सोशल साइंस में, सोशल साइकोलॉजी में, इन जगह इसका बैंडवैगन इफेक्ट का यूज किया जा सकता है। ठीक है, लाइक हर्ड मेंटेलिटी यानी कि झुंड के अंदर, या ग्रुप थिंकिंग, सभी एक्सेस होते हैं। रिवर्स बैंडवैगन इफेक्ट को स्नोब इफेक्ट भी बोला जा सकता है। इज ए कोग्निटिव बायसनेस होती है दैट काज पीपल, क्योंकि स्नोब में क्या पढ़ के आए थे? स्नोब में कि सर एक ही गुड्स का हाई इनकम लेवल ग्रुप अलग डिमांड करता है और लोअर वाला अलग करता है। तो ये बैंडवैगन यानी कि भेड़ चाल हो गई, जो सभी खरीदते हैं। अगर वो आप खरीद रहे हो तो बैंडवैगन इफेक्ट, जो सभी खरीदते हैं और वो आप नहीं खरीदते, उससे कुछ अलग खरीदते हो या कुछ ऐसी चीज़ खरीदते हो जो सभी लोग नहीं खरीदते, तो स्नोब इफेक्ट। सिंपल सा लॉजिक। फिर आता है सब्स्टिट्यूट्स इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या कब यूज किया जाता है? वी अज्यूम इनकम इफेक्ट इज कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है प्राइस इफेक्ट को दो भागों में बांटा जाता है। एक आता है इनकम इफेक्ट, एक आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो वही है, अगर हमें सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है तो इनकम को कांस्टेंट मान लो, और अगर हमें इनकम के बारे में पढ़ना है तो सब्स्टिट्यूशन को कांस्टेंट मान लो। ठीक है, और प्राइस के बारे में पढ़ेंगे तो दोनों के बारे में हो जाता है। आइए पढ़ते हैं। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज द डिक्रीज इन द सेल ऑफ ए प्रोडक्ट दैट कैन एट्रीब्यूट टू द कंज्यूमर स्विचिंग द चीपर अल्टरनेटिव व्हेन द प्राइस इज राइज। कि अब अगर आप मान लें कि जैसे हमने पहले भी एग्जांपल किए हुए हैं, जैसे टी और कॉफ़ी, क्या क्या हुआ है? टी और कॉफ़ी। अगर टी का प्राइस 10 रुपये है, कॉफ़ी का प्राइस भी 10 रुपये है, टी की डिमांड मान लिया कि 20 है, कॉफ़ी की डिमांड भी मान लिया कि 20 है। जैसे ही टी का प्राइस 10 से 12 किया तो इसकी खुद की डिमांड तो 20 से कम हो गई, मान लिया कि 15 होगी, और इसकी डिमांड 5 यहाँ पर बढ़ गई, ये 25 होगी, जबकि इसका प्राइस क्या था? कांस्टेंट। इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, तो क्या दिया गया है? व्हेन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट एंड सर्विस इंक्रीज बट द बायर इनकम स्टे सेम, क्योंकि बायर इनकम तो सेम रहती है ना, क्योंकि इनकम को तो सेम मानना है। अभी पढ़ के आए थे प्राइस इफेक्ट दो तरीके का, इनकम और सब्स्टिट्यूशन। इनकम को कांस्टेंट मानना है। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जनरली किक इन, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर द प्रोडक्ट दैट द क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। टी और कॉफ़ी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, इसलिए वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा होगा। इंक्रीज इन द कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर कैन ऑफसेट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हाँ, अगर एक व्यक्ति के पास पैसे ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अगर इनकम इफेक्ट को कांस्टेंट ना माने ना, तब फिर वो चाय भी पी लेगा, कॉफ़ी पी लेगा, अगर पैसे ज़्यादा है तो। नेक्स्ट वन आता है जी प्राइस इफेक्ट। नेक्स्ट वन क्या दे रखा है? प्राइस इफेक्ट। और प्राइस इफेक्ट का आपको पता ही है, प्राइस इफेक्ट में डिमांड करो कैसे बनेगा सर? ऐसे डाउनवर्ड बनेगा, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। ये प्राइस इफेक्ट का एग्जांपल हो गया। प्राइस इफेक्ट इज ए कंसेप्ट दैट लुक एट द इफेक्ट ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द कंज्यूमर डिमांड, कि मार्केट प्राइस का कंज्यूमर की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है। ये सिंपल सा हो गया। प्राइस इफेक्ट कैन बी एन इम्पोर्टेंट एनालिसिस बिजनेसमैन के लिए होता है। व्हेन द प्राइस राइज बायर विल टिपिकली लेस डिमांड, और ये तो हो ही जाएगा, बस ये डिमांड करो बना देना, इसमें ये सिंपल है। तो ये जो दिए गए थे ना, स्नोब इफेक्ट हो गया, बैंडवैगन इफेक्ट हो गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया, प्राइस इफेक्ट हो गया, तो ये एक क्वेश्चन आया होता है एमसीक्यू, उसके चारों ऑप्शन थे, तो मैंने चारों ऑप्शन यहाँ पर आपको समझा दिए। ठीक है, ये वाला टॉपिक अपना हो गया जी कंप्लीट। कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक।
अब इसके अंदर आपने साथ में पढ़ा हो तो हमने साथ में देखा था कि AR और MR का रिलेशन शो करना, यानी कि रिवेन्यू के रिगार्डिंग कंसेप्ट को समझते हैं। आइए रिवेन्यू क्या होता है हम पढ़ते हैं। रिवेन्यू मीन्स सर सेल, जितनी आप यूनिट बेचते हो वो रिवेन्यू के बराबर होती है, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो सेल इज इक्वल टू रिवेन्यू। ठीक है, यू आर रनिंग ए फैक्ट्री प्रोडक्शन, आइसक्रीम आप प्रोडक्शन कर रहे हो आइसक्रीम का, और आपने 1000 आइसक्रीम बनाते हो डेली बेसिस पे, और 1 रुपये की एक आइसक्रीम है तो 1000 रुपये आपने सेल कर दिया, 1000 आइसक्रीम आपने बेच दी, तो 1 रुपये की एक है तो 1000 रुपये आपका रिवेन्यू हो जाएगा। यानी कि जितनी सेलिंग 10 बाय द सेलिंग ए कमोडिटी व्हेन एवर मनी इज द फर्म रिसीव्ड इज कॉल्ड द रिवेन्यू, तो सेल रिवेन्यू के बराबर हो जाती है। फिर आता कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू। रिवेन्यू कंसेप्ट को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू, द रिवेन्यू दैट इज ए फर्म गेट बाय सेलिंग ए गिवन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड टोटल रिवेन्यू। टोटल वर्ड है ना, तो जितनी यूनिट बेचेंगे, मान लें कि आपने 1000 यूनिट बेची 1 रुपये के हिसाब से, तो 1000 की 1000 यूनिट क्या कहलाएगी, टोटल रिवेन्यू कहलाएगा। 1000 की 1000 यूनिट से जो रुपया आएगा वो टोटल रिवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल लिया गया है उसी को ले लेते हैं। मान लें कि 100 आइसक्रीम आपने बेची सर 50 रुपये के हिसाब से, तो 100 इंटू 55,000, तो ये क्या होगा आपके पास, टोटल रिवेन्यू हो गया। रिवेन्यू निकालने का फॉर्मूला प्राइस इंटू द क्वांटिटी या क्वांटिटी इंटू द प्राइस, बात एक ही है, फॉर्मूला याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है जी मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, चेंज इन दी टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू में चेंज को हम क्या करते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू से शो करते हैं। आगे इसकी टेबल दी गई है तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मार्जिनल रिवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रिवेन्यू, कि चेंज इन टोटल रिवेन्यू एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन यूनिट, कितनी आपने क्वांटिटी सेल की है वो, ठीक है ना, क्वांटिटी सोल्ड जो की है वो, सेल करेंगे ना, सेल के साथ हो जाएगा, जितनी सेल करेंगे उतनी कंज्यूमर डिमांड करता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड, TR डिवाइड बाय TQ। क्यू को मतलब यहाँ पर क्वांटिटी से लगा लो। और एक फॉर्मूला ये है कि MR इज इक्वल टू AR, इलास्टिसिटी 1 डिवाइड बाई इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी के थ्रू MR निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट बनाता जी AR, सॉरी क्या दिया गया, एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू रेफर टू द रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ द आउटपुट सोल्ड। टोटल रिवेन्यू दे रखा है अपने पास क्वेश्चन में और क्वांटिटी दे रखी है, तो फॉर्मूला AR का TR डिवाइड बाई Q। देखो MR के फॉर्मूले में चेंज इन है, चेंज इन TR डिवाइड बाई चेंज इन Q, और AR के फॉर्मूले में डायरेक्ट है टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई क्वांटिटी। ठीक है, तो 10 रुपये आपने नोटिस किया हो तो AR जो है वो इक्वल टू प्राइस होता है। एवरेज रिवेन्यू AR रेफर टू द रेट एट विच द आउटपुट इज सोल्ड, जिस रेट पे बेचा जाता है उसी को AR बोलते हैं। तो इसलिए व्हाट इज रेट, मतलब उसका प्राइस क्या कहलाता है, उसका प्राइस ही कहलाता है। तो AR इज इक्वल टू प्राइस, ये याद रह जाएगा, AR इज इक्वल टू प्राइस, एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस। समरी फॉर्म में दिया गया आपके पास टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू, ये पढ़ते हैं आइए, क्योंकि बिना टेबल के, बिना डायग्राम के इकोनॉमिक्स को समझना टिपिकल है थोड़ा सा। देखिएगा क्या कुछ दिया गया यहाँ पर, यूनिट दे रखी 1 2 3 4, 4 यूनिट दे दी, और यहाँ पर टोटल रिवेन्यू 5, पहले 5 है, फिर पहले 5 है, फिर 11 है, फिर 18 है, फिर 26, यानी कि लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या, टोटल रिवेन्यू। ठीक है, वेट ए मिनट, हाँ जी। अब देखिए, तो इसको एक डायग्राम में भी दिखा सकते हैं आप, लाइक सपोज करो ऐसे करके ऐसे बना दिया आपने, तो यहाँ पर टोटल रिवेन्यू ऐसे लगातार बढ़ता जा रहा है। लो जी, यहाँ से कितने तक कर दिया, 26 तक कर दिया। ठीक है इसके बाद MR है। MR देखिए इनका डिफरेंस है टोटल रिवेन्यू का, पहले 5 का 5 रख लिया, फिर 5 से 11 हुआ 6 प्लस का, फिर 11 से 18 हुआ 7 आ जाएगा एक यूनिट, और 26 में से 18 गया 8 आ जाएगा ठीक है, इस तरह के मार्जिन रिवेन्यू। तो ये तो दे रखा है इंक्रीजिंग रेट, क्या दे रखा है, इंक्रीजिंग, कि जैसे जैसे TR बढ़ाते हैं MR बढ़ता है, तो MR बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग MR कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट MR डिक्रीजिंग होगा तो कांस्टेंट MR। याद रखना MR के थ्रू ही TR की रेट डिसाइड होती है, कि MR इंक्रीजिंग है तो हम बोलेंगे TR बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, मतलब हर एक्स्ट्रा यूनिट के साथ टोटल रिवेन्यू पहले वाली से ज़्यादा हो रहा है। MR कांस्टेंट है तो TR बढ़ रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट से। अगर मान लें कि MR 5 यूनिट है तो TR में इंक्रीमेंट हर बार 5 का ही हो रहा है। हम बोलते हैं MR डिक्रीजिंग रेट से, तो TR बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। पहले यूनिट पे TR में 5 रुपये कमाए, दूसरी में 4 कमाए, 3 इस टाइप से। तो इसका डायग्राम दिया गया, वो डायग्राम देखिएगा आप, ये देखो
ये इसका डायग्राम बना सकते हो आप। क्या है देखिए, ये टोटल रेवेन्यू, इसको टच मत करना, बस यहाँ तक रखना, क्योंकि टोटल रेवेन्यू टच करने का मतलब होता है प्राइस इक्वल टू जीरो। जब प्राइस जीरो हो तो तभी टोटल रेवेन्यू जीरो होता, वरना नहीं होता, तो इसको टच मत करना। ये ए आर एम आर, जहाँ पर टी आर मैक्सिमम होता है वहाँ पर एम आर जीरो होता है, ऐसे ऐसे बोलेंगे नहीं, जहाँ पर एम आर जीरो वहाँ पर टी आर मैक्सिमम, जहाँ पर एम आर पॉजिटिव टी आर बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, जहाँ पर एम आर नेगेटिव है टी आर क्या है, बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, यानी कि टी आर की रेट एम आर डिसाइड करता है। एम आर पॉजिटिव है तो टी आर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, एम आर नेगेटिव है तो टी आर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। और टी आर जो एम आर जो होता है वो हमेशा ही ए आर के नीचे रहेगा, हमेशा ही ए आर के नीचे रहेगा। ए आर कभी भी इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि ए आर का मतलब प्राइस, प्राइस कभी भी जीरो को टच नहीं करेगा, ये जीरो है, जीरो को टच नहीं करेगा, जीरो को टच करने का मतलब टी आर जीरो होना, तो ये ऊपर ही रखना दोनों बस। नेक्स्ट में देखिए, टेबल हमने कर ली, अब रिलेशन करना है इनके बीच में। आइएगा रिलेशन पढ़ते हैं, क्या कुछ दे रखा है। सबसे पहले फॉर्मूला दिया गया इनका, एम आर का चेंज इन टी आर डिवाइड बाई चेंज इन क्यू, टी आर एन डिवाइड टी आर एन माइनस वन, या फिर टी आर एन टू या टू। ये कैसे होता है देखो, ये और करा देता हूँ, वेट ए मिनट। देखो, अगर इस टी आर 11 को n मानेंगे तो इससे पीछे वाला n माइनस वन है, इससे आगे वाला n प्लस वन है, इससे आगे वाला n माइनस टू, सॉरी n प्लस टू है, पीछे माइनस का और उससे आगे प्लस का हो जाएगा। तो अगर हमें एक पिछली यूनिट जाननी है, जैसे n प्लस टू हो गया, तो क्या करें, माइनस n प्लस वन। भाई 26 में से 18 घटाओगे तो फॉर्मूला यही बनेगा, तो सेम अगर इसमें से करना तो n माइनस n माइनस वन, ठीक है, तो 11 माइनस 5 तभी 6 आएगा, ये एम आर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस टाइप से ये किया जा सकता है जी, ठीक है, बस ये था फॉर्मूला। सेकंड नेक्स्ट वन क्या दिया गया देखिए आगे, व्हेन टी आर इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एम आर शुड बी इंक्रीजिंग, कि एम आर बढ़ेगा तो ही टी आर टीच है, एम आर कॉन्स्टेंट तो टी आर कॉन्स्टेंट, एम आर डिमिनिशिंग तो टी आर डिमिनिशिंग रेट से। टी आर बढ़े तो होगा, लेकिन जो इसकी रेट है ना, ये देखो शाबाश, ये जो रेट है ना, ये एम आर डिसाइड करता है, ये इंक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग, कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट डिमिनिशिंग, यानी कि टी आर बढ़ रहा घट रहा ये देखने के लिए हमें एम आर को स्टडी करना पड़ेगा। टी आर मैक्सिमम एम आर जीरो, टी आर डिमिनिशिंग एम आर नेगेटिव, ठीक है। टी आर मतलब टोटल रिवेन्यू, एम आर मतलब मार्जिनल रिवेन्यू, ये तो पता होगा। ए आर करो इस स्लोपिंग डाउनवर्ड, एम आर करो उससे बिलो होगा, ऐसे बनाया था हमने, ये ए आर तो एम आर इससे नीचे, ठीक है, और बिलो डाउनवर्ड, बिलो ए आर करो एज ए मोनोपोलिस्टिक, आगे तो बाद की बात है। इसके बाद ए आर कॉन्स्टेंट होगा, एम आर इक्वल टू ए आर होगा। अब जैसे ये है, सपोज करो यहाँ से उठाता हूँ मैं, ये एम आर हो गया, सॉरी ए आर हो गया, ये जहाँ पर इसको कट करेगा ये वाला ए आर, यहाँ पर, वेट ए मिनट, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं जी। हाँ जी, यहाँ देखो, मान लिया कि ये ए आर है, एम आर बढ़ेगा तो पहले बढ़ेगा, इसको एम आर बढ़ेगा तो पहले पीक पे पहले एम आर पहुँचेगा, और जहाँ पर ये कांस्टेंट होगा ए आर मैक्सिमम होगा, वहाँ पर एम आर इसको काटेगा, एम आर। तो ये एम आर का मैक्सिमम पॉइंट है, क्या है ये, एम आर मैक्सिमम। जहाँ पर ये दोनों काटते हैं वहाँ पर ए आर इक्वल टू एम आर होता है, और एम आर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ पर एम आर क्या है, जीरो है, इससे नीचे एम आर क्या है, नेगेटिव है। अब पढ़ लो इनके सारी डेफिनेशन, सब कुछ ये समझ में आ जाएगा। देखिए, ए आर कॉन्स्टेंट, एम आर इक्वल टू ए आर, तो यहाँ पर ए आर कॉन्स्टेंट हो जाता है ना, यहाँ पर आकर एम आर इक्वल टू हो ही जाएगा। इसके बाद आता है, और दोनों ए आर एम आर पैरेलल दिखाते हैं, ऐसे ऐसे बनते हैं ए आर एम आर। ए आर कैन नॉट बी जीरो नेगेटिव, ये कभी भी जीरो या नेगेटिव, जीरो तो इसको टच करेगा तब होगा, तो जीरो टच करेगा ही नहीं, क्योंकि ए आर इक्वल टू प्राइस भी होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जबकि एम आर जो है पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हो सकता है जी। बस ए आर जीरो, टी आर जीरो, एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है जी। नेक्स्ट वन देखिए, रिलेशनशिप ऑफ द एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के रिगार्डिंग। ये देखो, ये दे रखा है,
इसके अंदर क्या दिया गया है, ये जो है, यानी कि आप इसको ऐसे बना लो, यहाँ बना देता हूँ मैं, ये ए आर है, ए आर को डिमांड करो भी बोलते, क्या बोलते हैं, डिमांड करो। ये टच मत करना, लेकिन डिमांड करो दिखाने के लिए टच कर लेते हैं वैसे ही। और इससे नीचे एम आर होता है, ये तो हमें पता ही है। तो जहाँ पर ये टच करता है वहाँ पर इसको टच करोगे, जहाँ पर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, यानी कि जहाँ पर एम आर जीरो हो और एम आर जीरो हो और वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींची जाती है सीधी वर्टिकल, तो ए आर को जहाँ पर टच करता है ना वहाँ पर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है, उससे ऊपर इलास्टिसिटी 1 ग्रेटर देन 1, उससे नीचे इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। बस यही दिखाया गया था किस किस के बीच में, ए आर, एम आर और इलास्टिसिटी के बीच में रिलेशन। एम आर पॉजिटिव तो आप बोलोगे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, ग्रेटर देन 1, ये वाला। एम आर जीरो इक्वल टू 1, एम आर नेगेटिव लेस देन 1, ये इसके बीच में रिलेशन है। नेक्स्ट बनाते जी। क्या कुछ दिया गया देखिए, ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द रिवेन्यू ए आर एम आर डिफरेंट मार्केट। अब है ना, ए आर और एम आर की अलग अलग मार्केट में सिचुएशन आपको शो करनी। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन। आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, पता है, देखिएगा, इंडस्ट्री डिमांड करो, सप्लाई करो, जहाँ पर ये प्राइस डिसाइड होगा, ये इंडस्ट्री की रिगार्डिंग, किसकी रिगार्डिंग है, इंडस्ट्री, ये प्राइस हो गया सर। अब इसी के पैरेलल फर्म में प्राइस टेकर होती है, तो एक फर्म का डिमांड करो, ऐसे बनेगा, सॉरी वेट ए मिनट, ठीक है। इसी प्राइस पे क्या करेगा वो डिमांड, यही प्राइस फर्म का, ये फर्म का आ जाएगा फर्म के रिगार्डिंग, और प्राइस है तो ए आर बराबर है, ए आर बराबर है तो एम आर बराबर है, ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होगा। और ए आर को ही डिमांड करो बोलते हैं, इसलिए डिमांड करो भी आ जाएगा, डिमांड करो। ए आर को क्या बोलते हैं, प्राइस भी बोलते हैं, ए आर को डिमांड करो भी बोलते हैं मार्केट के अंदर। तो डिमांड करो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल, बस। तो रिवेन्यू क्या होता है, ए आर और एम आर की सिचुएशन क्या है जी मार्केट के अंदर, सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ए आर और एम आर हॉरिजॉन्टल होते हैं, क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। यहाँ पर डिमांड के बारे में पूछा नहीं गया, तो इसलिए डिमांड वाला ऑप्शन चाहिए छोड़ दो। ए आर एम आर क्या होगी सर, हॉरिजॉन्टल होते हैं, क्योंकि जो प्राइस इंडस्ट्री का सेट होता है, जब हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे तो वहाँ बताऊँगा कि फर्में जो होती है वो प्राइस टेकर होती है, जो इंडस्ट्री ने डिसाइड कर दिया उसी रेट पर बेचना पड़ेगा। और परफेक्ट कंपटीशन का वैसे तो कोई एग्जाम्पल है नहीं, लेकिन फिर भी सब्जी मंडी की तरह लगा सकते हो आप इसका, कोई अनाज मंडी लगा सकते हो कि जहाँ पर जो रेट है वो सबके लिए एक सा ही है। नेक्स्ट आता है रिवेन्यू करो अंडर मोनोपोली। अगला क्या देखा, रिवेन्यू करो अंडर मोनोपोली। नॉर्मल अगर हम बात करते हैं एक मोनोपोली के अंदर, तो ए आर और एम आर करो, देखिए ये जो गैप है ना, ये कम होता है, स्टीपर होता है, कम होता है किसमें, मोनोपोली में सर, मोनोपोली में कम होता है, स्टीपर होता है, जबकि मोनोपोलिस्टिक में ये फ्लैटर होता है, ज़्यादा फैले हुए होते हैं ए आर एम आर। एम आर वही नीचे रहेगा, सेम डिटो वही है ए आर एम आर के नीचे, लेकिन डाउनवर्ड होते हैं दोनों, क्या होते हैं, ए आर एम आर डाउनवर्ड होते हैं, एम आर नीचे होता है, थोड़ा स्टीपर होता है। और अगर मैं बात करता हूँ प्योर मोनोपोली की, तो प्योर मोनोपोली के अंदर ए आर करो जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ए आर करो क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, ये लिख रखा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इलास्टिसिटी डिमांड यहाँ भी इक्वल टू 1 होती है, यहाँ भी इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 1 होती है ए आर के अंदर। कौन सी ऐसी मार्केट है जहाँ पर ए आर करो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, आप बोलोगे सर प्योर मोनोपोली मार्केट। कौन सा बोलोगे, प्योर मोनोपोली मार्केट। अभी प्योर मोनोपोली मार्केट होती क्या है, प्योर मोनोपोली मार्केट ए प्रोड्यूसर कैन सो पावरफुल ज़्यादा होता है उसमें, बाय सेलिंग हिज आउटपुट एट द डिफरेंट लेवल ही कैन ऑब्टेन द इंटायर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकी कंज्यूमर सरप्लस वो छोड़ता ही नहीं, जीरो के बराबर होता है। इन दिस केस एवरेज रेवेन्यू इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। मतलब प्योर मोनोपोली का मतलब होता है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट, वैसे तो मोनोपोली में सब्स्टिट्यूट्स होते ही नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल प्योर मोनोपोली जहाँ पर कोई है ही नहीं, 1% भी नहीं है, ठीक है। मान लें कि आप 51% पे शेयर होल्डर हो, 99% पे शेयर होल्डर हो, मान लें कि 90% आपका है, वो भी मोनोपोली की कंडीशन है। लेकिन प्योर मोनोपोली का मतलब सर 100% ही, वहाँ पर यार करो। नॉर्मल है, मोनोपोली है, मान लें कि आपका जो होल्ड है पूरी मार्केट के शेयर पर वो है, मान लें सपोज करो 90%, तो यार करो ऐसे बनेगा डाउनवर्ड। अगर 100 का 100% है सर, प्योर मोनोपोली है, तो ये ए आर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, ठीक है। ये बात याद है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपको पढ़ना था। नेक्स्ट बनाता जी, रिवेन्यू करो अंडर परफेक्ट कंपटीशन।
सॉरी इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट के दो पार्ट, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली के अंदर मोनोपोलिस्टिक में मैंने पहले बात की थी क्या कि सर जो AR करो ये फ्लैटर बनते हैं, मैं लिख देता हूँ, यही पेपर में पूछेगा फ्लैटर। जबकि मोनोपोली के अंदर ये, मोनोपोली के अंदर ऐसे बनेंगे MR और AR। देखो ये बिल्कुल स्टीपर, इसको स्टीपर बोलते हैं। जब ये बिल्कुल जब वाई एक्सिस से दूर है, यानी कि ओरिजिन बोलते हैं ना, ओरिजिन से दूर बनता है तो फ्लैटर मोनोपोलिस्टिक कंडीशन में, ओरिजिन के पास बनता है तो स्टीपर मोनोपोली कंडीशन में। ठीक है, AR करो की सिचुएशन पूछी गई डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में, हमने बता दी। ओलिगोपोली के अंदर किंग की डिमांड करो बनता है, क्या बनता है? किंग की, मुड़ा हुआ सर। ठीक है, हाफ पोर्शन ये ऐसे और हाफ पोर्शन ये ऐसे, क्या बनता है? किंग की, यहाँ पर मुड़ा हुआ, इसको मोड बोलते हैं, यानी कि किंक बोलते हैं। किंक, किंक डिमांड करो। ठीक है, AR इक्वल टू MR। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो तरह के आप बोल सकते हो कि सर AR करो बनते हैं, एक तो ये फ्लैटर और एक ये स्टीपर। ठीक है, यहाँ पर किंग का मुड़ा हुआ होता है, हो जाएगा। क्योंकि फ्लैटर तो ऐसा जाना चाहिए, लेकिन ये पूरा नहीं गया तो छूट गया। स्टीपर ऐसा जाना चाहिए, ये भी नहीं गया तो छूट गया। तो इसके किंग डिमांड करो बनता है, कहाँ पर? ओलिगोपोली के अंदर। के AR करो कैसा होता है सर? किंग होता है, मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर था जी। और इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है देखिएगा, ये फ्लैटर है वो मोर इलास्टिक होता है, स्टीपर है वो लेस इलास्टिक होता है। तो देखिए, दिस पोर्शन ऑफ द AR करो इज मेड ऑन द अजम्पशन दैट ऑल फर्म ऑफ द मार्केट चेंज देयर प्राइस साइमल्टेनियसली, यानी कि सभी प्राइस जो फर्म में है वो प्राइस साइमल्टेनियसली बार बार ही चेंज कर सकती है, एक साथ ही चेंज होगा। मतलब कि एक फर्म ने प्राइस कम कर दिया तो बाकियों को कम करना मजबूरी हो जाएगी, और एक ने प्राइस बढ़ा दिया तो बाकी कोई नहीं बढ़ाएगा। इसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे जितनी भी अपनी सिम होती हैं, जैसे आइडिया वोडाफोन मिला के है, एयरटेल है, जियो है, ये वाला। अकॉर्डिंगली व्हेन ऑल द फर्म लोअर देयर प्राइस then the sale will not be increase of the any single firm। अगर एक फर्म प्राइस घटाती है ना तो बाकी फर्म भी प्राइस घटाना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि उन सब के कस्टमर टूट के वहाँ पर चले जाएंगे। लेकिन अगर एक फर्म प्राइस अगर बढ़ाती है तो बाकी फर्म प्राइस नहीं बढ़ाएगी, तो उसके प्राइस कस्टमर टूट के वहाँ पर आ जाएंगे। तो ये लास्ट लाइन में पड़ेगा शाबाश, क्या दिया गया है? अकॉर्डिंगली व्हेन ऑल द फर्म लोअर देयर प्राइस देन द सेल विल नॉट बी इंक्रीज ऑफ एनी सिंगल फर्म। क्योंकि एक फर्म अगर प्राइस घटा के अपनी सेल बढ़ाना चाहती है तो बाकी सभी भी घटा देंगे, तो उसकी कोई उसके सेल बढ़ेगी नहीं एक फर्म की। देयर विल बी अगर, लेकिन अगर देखो इसमें क्या है, एक फर्म अगर प्राइस बढ़ाती है तो बाकी फर्में नहीं बढ़ाएगी सर, कांस्टेंट हो जाएगी अदर फर्में। और एक फर्म अगर प्राइस घटाती है तो बाकी फर्में भी प्राइस घटा देगी। बस ये ध्यान रखना, ये अदर फर्म की कंडीशन में, ये वन फर्म की कंडीशन में। तो बेनिफिट कुछ नहीं होना, वापस वहाँ पर किंग की डिमांड करो पे, यानी कि प्रीविलिंग मार्केट प्राइस हो जाएगी, यहीं पर आ जाएगी। ठीक है, बस इसके अंदर यही याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, क्या कुछ है देखिए। हाँ जी, और इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब PYQ क्वेश्चन है ये। जैसे MR का फॉर्मूला चेंज इन TR डिवाइड बाई चेंज इन Q, या फिर TRN ऐसे लिखते हैं इसको, TRN माइनस TRN-1। ठीक है, ये मैं लिखवा चुका हूँ आपको। या फिर MR का फॉर्मूला, या ऐसे याद रख लेना इसको, एक ही MR इक्वल टू AR, MR इक्वल टू AR और E-1 डिवाइड बाई E का मतलब यहाँ पर इलास्टिसिटी होगा। ठीक है, या इसको और सोल्व करोगे तो MR इक्वल टू AR, ऐसे करेंगे E डिवाइड बाई E, 1 डिवाइड बाई E। नेक्स्ट वन AR, ये E डिवाइड बाई E को तो 1 लिख देंगे, ये 1 माइनस E हो जाएगा। ये यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, 1 माइनस E डिवाइड बाई E आ जाएगा, सॉरी 1 माइनस E करना पड़ेगा, ये मैंने E बस। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, E-1 डिवाइड बाई E कर लेना, बस इतना ही काफ़ी है। वन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या दिया गया देखिएगा, वन प्रोडक्ट वेन एवर द मार्जिनल रिवेन्यू ड्रॉप बिलो द मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट शट डाउन पॉइंट हो जाएगा। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट
से भी अगर कम आपको मार्जिन करे तो वहाँ पर बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये अभी समझ में नहीं आएगा जब मैं वेरिएबल कॉस्ट का जो करवाऊंगा ना आपको टॉपिक्स। फिक्स कॉस्ट, एक तो फिक्स कॉस्ट होती है, एक आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, तब आपको यहाँ पर क्लैरिटी ज़्यादा हो पाएगी। और मल्टी प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट के अंदर ये मल्टी प्रोडक्ट वेन एवर द AR एवरेज मार्जिनल रिवेन्यू रिसीव ड्रॉप बिलो द एवरेज रिवेन्यू कॉस्ट, शट डाउन पॉइंट। यानी कि वन प्रोडक्ट के लिए मार्जिनल यूज करेंगे, मल्टी के लिए एवरेज यूज करेंगे, बस इतना ध्यान रख लेना यहाँ पर, इतना ही इनफ आप लोगों के लिए। ए फर्म माइट रीच इट्स शट डाउन पॉइंट फॉर द रीजन डेट द रेंज फ्रॉम द स्टैंडर्ड डिमिनिशिंग AMR टू डिक्लाइन द मार्केट प्राइस फॉर इस मर्केंडाइज। ये AMR की एक डेफिनेशन दे रखी शट डाउन पॉइंट को लेकर, बस ये कोई ज़्यादा नहीं। तो ये था जी आज का अपना AR/MR के रिगार्डिंग, और कुछ वो जो PYQ क्वेश्चन आए थे वो हमने किए थे। तो ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।